हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी जो 8th क्लास की है उसके चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s और 1947 के पीरियड को। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो आपको इमेजिन करना है 1870s और 1880s के पीरियड को, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो अपनी तैयारी करोगे, कवर करोगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आएगी। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1857 के रिवोल्ट में जो है वो ऑलरेडी पता लग चुका था कि ब्रिटिशर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को बुरी तरह से, क्योंकि 1857 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें अलग अलग क्षेत्र से इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये वाली बात आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे करके ब्रिटिशर्स ने जो है 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। बट ये जो पीरियड है 1870s 1880s का काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि जैसे 1857 की क्रांति उसके बाद काफी सारे लोग समझदार थे, राइट। उन लोग को समझ में आ रहा था कि यार ये ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, स्पेशली लॉयर्स जो थे, उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि यार ब्रिटिशर से अगर हम लोग को लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा, पॉलिटिकली इन लोग को चैलेंज करना पड़ेगा। और इन इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि लोगों को अवेयर करना। लोगों के बीच में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग अगर अवेयर होंगे तभी वो अपने राइट्स के बारे में लड़ सकें। क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं था कि हम किसी फॉरेन रूल के कब्जे में हैं, हम हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता था, वो तो अपनी दिनचर्या चला रहे थे। देखो, कॉमन मैन को क्या लेना देना पॉलिटिक्स में जो है वो क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। भाई वो पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, बस उतने तक था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ब्रिटिशर ने जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं मतलब एक पूरी सोसाइटी के ऊपर अगर कोई टैक्स इंपोज किया है तो सभी लोग भर, जैसे होता है ना। देखो, एक पूरी सोसाइटी है, उसमें अगर, अब चलो सोसाइटी छोड़ दो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दोस्त लोग जो है वो मिलकर जाते होंगे कहीं बाहर, राइट। और सब लोग अगर कम कॉन्ट्री करें और आप ज्यादा कॉन्ट्री करो, आप एक बार, दो बार, तीन बार कर दोगे, उसके बाद आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि अरे यार मैं तो इतना ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, राइट। बट अगर सब इक्वल पेमेंट करते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो सोसाइटी में भी कुछ ऐसे ही था कि जब टैक्स इंपोज करते थे ब्रिटिशर, तो वो एक समान सबके ऊपर, सभी किसानी के ऊपर एक जैसा टैक्स जो है वो लगता था। तो किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी, बोलते थे कि अच्छा तेरी भी किस्मत खराब, मेरी भी किस्मत खराब, चलो चलने दो। उनको लगता था ऐसे ही सिस्टम चलता है। सो बेसिकली दे वर नॉट अवेयर कि उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, परेशान होते थे वो, सब कुछ होता था, बट एक साथ काफी सारे लोग परेशान होते थे तो बोझ हल्का लगता था कि दुखी सभी लोग हैं, राइट। बट जो एजुकेटेड लोग थे उनको पता था कि अगर सरकार प्रॉपर होगी तो लोगों के लिए वेलफेयर करेगी। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन रूल इंपोज करा हुआ इंडिया के ऊपर, ये बाहरी शक्ति है जो इंडिया के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, प्रताड़ित कर रही है हमारे लोगों को। बात समझ रहे हो आप लोग? तभी ये इंग्लिश प्रोफेशनल्स ने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, लोगों को यूनाइट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, अवेयर करने के लिए। और कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हुआ ये, ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। तो जब ये एसोसिएशन बनना शुरू हो गया तो ब्रिटिशर को समझ में आ गया, अच्छा बेटा गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। क्योंकि ब्रिटिशर्स पर, मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपको जो है वो, जो होता है ना कि जो बुरे लोग जो होते हैं उसमें भी अच्छाई ढूंढने वाली क्वालिटी आपको अपने अंदर जो है वो रखनी है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत समझदार थे, उनको पता था कि रिवोल्ट को कैसे सप्रेस करना। आप देखो ना 1857 का रिवोल्ट कितने इजीली उन्होंने जो है वो सप्रेस कर दिया। लीडर्स को पकड़ा, क्योंकि उनको पता था कि लीडर के बिना क्या रिवोल्ट चलेगा। तो अब जब उनको पता था कि लीडर के बिना कोई भी रिवोल्ट जो है वो चल नहीं सकता है, कोई भी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती है, तो ये देख रहे थे कि अच्छा ये सब लीडर्स जो है वो उभर कर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहली चीज तो करी, आर्म्स एक्ट 1878 में लागू कर दिया। अब ये कानून कहता है कि कोई भी इंडियन अपने पास वेपन नहीं रखेगा, कोई भी व्यक्ति अपने पास वेपन नहीं रख सकता है। अगर पकड़ाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, हर बार ये चीज जो है वो पूछी जाती है। अब देखो, प्रेस का मतलब क्या होता है, मीडिया होता है। वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज। तो देखने को ये मिल रहा था कि जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं और वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोलेंगे या सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा है उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, तो उस न्यूज़पेपर कंपनी को बैन कर दिया जाएगा। इवन उसके प्रिंटिंग प्रेस को भी सीज कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा।
तो ये दो कानून हम लोग को देखने को मिले जो ब्रिटिशर्स की तरफ से सामने आए। फिर क्या हुआ, फिर ये एक इल्बर्ट बिल भी जो है वो लेकर आए। इल्बर्ट बिल का कोई मुझे बताएगा क्या ऑब्जेक्टिव है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इल्बर्ट बिल। तो देखो इल्बर्ट बिल का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था, क्योंकि हुआ ये करता था कि देखो जजेस हुआ करते थे, एक यूरोपियन जज एक इंडियन जज। तो जब भी कोई केस यूरोपियन का आता था, यानी कि कोई ब्रिटिशर का कोई केस आ गया, तो उस केस को इंडियन जज को हैंडल करने नहीं दिया जाता था। वो केस सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज ही देखेगा। मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था कि टॉप लेवल पर अगर कोई इंडियन जज है तो वो सिर्फ इंडियन के केस देखेगा, वो यूरोपियन के केस नहीं देखेगा। बट यूरोपियन जज इंडियन और यूरोपियन दोनों के केस देखता था। तो ऐसे भेदभाव को दूर करने के लिए बिल लाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों ने पास नहीं होने दिया, ब्रिटिशर्स ने, व्हाइट पीपल ने जो है वो अपोज कर दिया। तो ये चीज। आगे की बात करते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कहां पर हुई थी, कोई बताएगा? तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई और बॉम्बे में हुई। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और अर्ली लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्य अय्यर। तो ये अर्लियर लीडर थे, स्टार्टिंग में लीडर थे कांग्रेस के ये लोग। अच्छा, हर एक ब्रिटिशर कमीना नहीं था। जैसा हर एक इंसान कमीना नहीं होता है, वैसे ही हर एक ब्रिटिशर भी कमीना नहीं था। इनमें से एक का नाम आपको याद रखना है, A.O. ह्यूम, अक्सर पूछा जाता है। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल था। इसने इंडियंस को यूनाइट करने का ज्ञान दिया। जो एजुकेटेड इंडियंस होते हैं ना, जिनके बारे में अभी हमने बात करी, जिन्होंने जो प्रोफेशनल थे, लॉयर्स थे, ये जो है वो सोच रहे थे कि कैसे हम लोग जो है वो अपने देश को आज़ाद करें। क्योंकि देखो A.O. ह्यूम को समझ में आ रहा था कि यार इनकी जो सरकार है वो गलत कर रही है इंडियंस के साथ, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये गलत है यार, लूटा जा रहा है इंडियंस को और बर्बाद किया जा रहा है इंडिया को, राइट। तो A.O. ह्यूम जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो मानवता जो है वो जाग उठी, और इसने हमारे इंडियन लीडर्स को बताया कि यार एक काम करो, आपको अगर लड़ना है ना तो आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाओ। इसने रास्ता दिखाया कि कैसे आप अपने आप को यूनाइट करके ब्रिटिश सरकार के पास अपील कर सकते हो। तो ये व्यक्ति था रास्ता दिखाने वाला इंडियंस को। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब किसकी थी? तो दादा भाई नौरोजी की ये किताब थी। इस किताब में क्रिटिसाइज किया हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से जो है वो इंडिया की 12 बजा दी, इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति को खराब कर दिया, आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। तो ये इस किताब में लिखा हुआ है, ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे की थोड़ी सी कांग्रेस को डिस्कस करते हैं। कांग्रेस अर्लियर पीरियड में मॉडरेट हुआ करते थे। मॉडरेट का मतलब ये है पीस, की शांति, भाई शांति रखनी है अपन को, राइट। कि मतलब हम जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, जो भी बिल्स वगैरह जो लाया जाएगा, मतलब एक ये सोचते थे कि हम जो है वो बिल के माध्यम से, डिमांड के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी डिमांड को पूरा करेंगे। यानी कि हम उनके सामने मतलब कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, हम उनसे जो है वो डिमांड करेंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूव करो, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। तो इस तरीके के थे अर्ली मॉडरेट लीडर्स, राइट। तो मतलब कांग्रेस इनिशियल 20 सालों में मॉडरेट्स हुआ करती थी, यानी कि शांति से काम करने पर फोकस करती थी। इनकी डिमांड होती थी कि सरकार मतलब और भी ज्यादा इंडियन जो है वो सरकार के अंदर और प्रशासन के अंदर शामिल किए जाएं, राइट। और भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को और रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, और भी लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर शामिल करो, इंडियन को एक हाई पोजीशन दो सरकार में। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो लंदन में हुआ करता था वो इंडिया में भी होना चाहिए। इनका मूवमेंट था रेसिज्म के अगेंस्ट, यानी कि गोरे काले का भेदभाव जो होता है इंडिया के अंदर कॉलोनियल पीरियड के दौरान, तो उसको खत्म करने पर इन्होंने जो है वो डिमांड करी। इन्होंने बोला जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो। इन्होंने बोला कि जो आपने 1878 में आर्म्स एक्ट लगाया था उसको रद्द करो। इनने बोला कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दो, कि लोग अपनी बातें जो है वो बोल सकें, क्योंकि इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक प्रकार से छीन लिया था। इन्होंने बोला कि भाई आप मिलिट्री पर इतना ज्यादा खर्च कर रहे हो, मत करो, राइट। वेलफेयर पर खर्च करो, इरिगेशन के लिए और फंड दो, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाओ। तो ये इनकी जो है वो इनिशियल पीरियड में जो है वो डिमांड थी, राइट। ये रिक्वेस्ट करते थे, डिमांड करते थे, मतलब मॉडरेट लीडर्स थे अर्ली पीरियड में कांग्रेस के अंदर, राइट। फिर आता है रेडिकल्स का समय, 1890 का समय था। अब एक ग्रुप ऐसा उभर कर आया, क्योंकि इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, इनकी रिक्वेस्ट जो है वो कोई सुन नहीं रहा कुछ। अब देखो होता है ना कि जब आप लगातार किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते रहो, सुने नहीं, तो आपका दिमाग नहीं खराब हो जाता कि साला सुन नहीं रहा हमारी बात। तो हुआ यही, कांग्रेस में कुछ लोग जो है उनका दिमाग खराब हुआ। उनने बोला मॉडरेट से कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का, है इनको डंडे और लाते मारना चाहिए ब्रिटिशर्स को,
ऐसे प्रेयर्स करके हाथ जोड़ के आपका काम नहीं होगा, डंडे लातों से काम होगा आपका। तो ऐसे कुछ लीडर्स थे जो रेडिकल माइंडसेट के थे, जो बोलते थे कि नहीं, हम प्रेयर्स और पिटीशन जो है वो नहीं करेंगे, हम फोर्सफुली जो है वो, मतलब हम हमारा हक छीनेंगे, मांगेंगे नहीं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये स्लोगन किसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी का ये स्लोगन है। तो ऐसे ही कुछ रेडिकल लीडर्स जो है वो उभर कर आए, इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स को कि क्या भाई हाथ जोड़ रहे हो, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स में क्यों लगे हो, क्यों उनके सामने भीख मांग रहे हो। इनमें से थे बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी। फिर आता है एक समय हिस्ट्री में, 1905 का समय। 1905 के समय पर बंगाल का हो गया विभाजन, राइट। वाइस रॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अक्सर क्वेश्चन ये वाला भी बनता है, कब विभाजन हुआ बंगाल का, किसने किया, वाइस रॉय कर्जन, याद रखना। तो इमेजिन करो चीजों को, बंगाल, और हमने जो है वो देखा हुआ है कि बंगाल से, बॉम्बे से, स्पेशली बंगाल कलकत्ता, यहाँ से जो है वो बहुत एजुकेटेड लोग आते थे जो रिफॉर्म्स पर फोकस कर रहे थे। जितने भी लीडर्स वगैरह जो थे वो मेनली यहाँ से उभर कर आ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा यार इनको अलग करना पड़ेगा, ये यूनाइट हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने, जब पूछा गया ब्रिटिशर से कि भाई क्यों बंगाल का विभाजन किया, तो उन्होंने बोला कि अरे यार हमें बड़ी तकलीफ हो रही थी प्रशासन करने में, वहां पर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो साले झूठ बोल रहे थे। तो हमने बोला चल झूठा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था इनका। इनका ऑब्जेक्टिव था हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करना, सेपरेट करना, हिंदूज और मुस्लिम्स को। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही था कि वो आपस में और लड़ें, क्योंकि सेपरेट होंगे तो लड़ेंगे, एकजुट रहकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, राइट, कॉपरेशन होगा। तो ये लड़ाई लड़वाना चाह रहे थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, वो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है ब्रिटिशर्स की। तो देखो, फिर जब ये हुआ, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, लीडर्स का हो गया दिमाग खराब कि साला ये लोग तो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। फिर मॉडरेट्स और रेडिकल्स एक साथ आ गए, इन्होंने अपोज किया। पूरी कंट्री के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत आंदोलन हम लोग को देखने को मिले, और इसी चीज को स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। याद रखना, क्वेश्चन आएगा स्वदेशी आंदोलन का बैकग्राउंड क्या है, तो बंगाल का पार्टीशन जो है वो स्वदेशी आंदोलन का बैकग्राउंड हम लोग को देखने को मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, बंगाल जो है वो डिवाइड हुआ 1905 में। अब आता है 1906 का पीरियड। 1906 के पीरियड में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। तो इसने सपोर्ट किया बंगाल के विभाजन को। अगर कोई स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ जाए ना कि किसने बंगाल के विभाजन को सपोर्ट किया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया। अब देखो, तो इनने बोला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कि यार ये बढ़िया था गुरु, अच्छा हुआ आपने पार्टीशन कर दिया। क्यों इन्होंने अच्छा हुआ बोला, क्योंकि हमेशा से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चाहती थी कि मुस्लिम के लिए एक अलग टेरिटरी हो, एक अलग क्षेत्र हो, मुस्लिम आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, तो पाकिस्तान का जो बर्थ हुआ है वन नेशन वन रिलीजन की थ्योरी पर हुआ है। किस थ्योरी पर हुआ है? वन नेशन वन रिलीजन, की एक रिलीजन का एक नेशन होना चाहिए, उस थ्योरी पर। हालांकि इस थ्योरी को जो है वो जोड़ा जाता है सर सैयद अहमद खान जी के साथ, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जी के पीरियड में नेशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वन नेशन वन रिलीजन यानी कि नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट फिर भी जो है वो जोड़ा जाता है। तो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, वो हम लोग जब सर सैयद अहमद खान के टॉपिक को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आई और उसने बोला कि ये बढ़िया था गुरु, अच्छा हुआ आपने डिवीजन कर दिया। अब इन्होंने बोला, अब देखो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कोई ना कोई इनके सपोर्ट पे आए, तो उन्होंने, इनको लगा कि यार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थोड़ी सी आइसोलेटेड रहती है हिंदू से, क्योंकि बिकॉज ऑफ पास्ट, क्योंकि हिस्ट्री में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत टेंशंस क्रिएट हुई हैं। तो दैट्स वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें सेपरेट करो। और इस डिमांड को जो है वो, मतलब ये सेपरेट करो वाली डिमांड ऐसे नहीं थी, उन्होंने सेपरेट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ यार बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। तो ब्रिटिशर ने देखा यार ये तो खुश हो रहे हैं, एक काम करो इनको घेरो। तो जब इनकी मुलाकात हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर की ब्रिटिशर्स के साथ, तो उन्होंने बोला कि यार हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि मुस्लिम की जनता ही मुस्लिम के लीडर को चूज करेगी, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन ही अपने लीडर को चूज करेगी, जिनकी डिमांड ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि करना था ही ब्रिटिशर्स को इनकी डिमांड एक्सेप्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो चाह ही रहे थे कि इंडिया यूनाइटेड ना बने, इंडिया के लोग एकजुट ना हो। ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई एक कम्युनिटी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे, जो कि बन गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कुछ समय के लिए। तो कांग्रेस वाज लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि ये तो बिक गया साला, राइट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर अब होता है कांग्रेस का स्प्लिट। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, क्योंकि यार देखो, अभी हमने जो है बात करी थी कि जब बंगाल का पार्टीशन जो है वो चल रहा था, तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लाया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था कि जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करो। इन्होंने कपड़े जला दिए थे, बाहर विदेश से आए हुए कपड़े जो थे उसको जला दिया। कहा कि जितने भी सरकारी स्कूल से उसमें कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, राइट, निकालो उस बच्चों को। लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो छोड़ दी। फिर हुआ ये कि मॉडरेट्स ने जो है वो जैसे ही कहा
कि यार देखो यार बॉयकॉट मत करो यार, क्योंकि अब देखो बात सुनो, मॉडरेट्स कैसे लोग थे स्टार्टिंग में, याद करो हमने डिस्कस किया कि मॉडरेट जो थे वो हाथ जोड़ते थे, डिमांड जो है वो बोलते थे या रिक्वेस्ट करते थे। अब मॉडरेट ने बोला कि बॉयकॉट मत करो यार, इसमें ब्रिटिशर्स और चटक जाएंगे, हमारी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। रेडिकल का दिमाग खराब, रेडिकल ने बोला कि साले ये क्या तरीका है, तो ये हट गए। मतलब रेडिकल ने बोला कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे, तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो है वो अलग हो गए। फिर हुआ ये कि ये दोनों ग्रुप जो है वो 1915 में आकर मिल गए, मिलाप हो गया दोनों का, राइट। 1915 1915 का पीरियड, और ये 1915 का वही पीरियड है जिस समय गांधी जी यहाँ पर आए थे। तो गांधी जी का भी काफी इन्फ्लुएंस था, बिकॉज गांधी जी चाहते थे कि एक सिंगल फोर्स होनी चाहिए जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो लड़े। फिर 1916 में हम लोग को देखने को मिला कि मुस्लिम लीग भी जुड़ गई इनके साथ, क्योंकि अब देखो यार, अब ऑब्वियस ही बात है कि अब ब्रिटिशर्स तो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। मुस्लिम लीग को तो 1909 में इन्होंने जो है वो, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की इनकी डिमांड फुलफिल कर ली। बट ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिटिश मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी समझ में आ रहा था कि यार ये लोग साले चाल चल रहा है। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि चलो कांग्रेस के साथ हम मिलते हैं और मिलकर जो है वो अपन एक साथ ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। तो हो गया मिलाप, मॉडरेट्स, रेडिकल्स और मुस्लिम लीग तीनों हम साथ साथ हो गया इनका, राइट। तो तीनों के तीनों जो है वो एकजुट हो गए। अब कहानी होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। वॉर जो होता है वो नुकसानदायक होता है कि नहीं होता, ये बताओ बस। जो बैटल होता है, वॉर होता है, नुकसानदायक होता है कि नहीं होता। अब जनरली, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े से किसका फायदा होता है, किसी का नहीं होता है। नुकसान जो है वो किसका होता है, कॉमन मैन का होता है। बट ऐसा नहीं है, ये तो एक आम चीज है। जो हम लोग जो स्टेटमेंट बोलते हैं ना जनरली कि झगड़े से क्या किसी का फायदा हुआ है, हाँ हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट का। झगड़ों से इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है वो बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप सोचो वॉर हो रहा है तो वेपन्स कौन बनाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट। वॉर हो रहा है तो उसमें जो भी तबाही हो रही है, टूट फूट हो रही है, उसको कौन फिर से डेवलप करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो कमाई किसकी होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो वॉर के दौरान इंडियन इंडस्ट्री को बहुत प्रॉफिट हुआ। इंडियन इंडस्ट्री वाज लाइक कि जी भर के लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर लो, जितना लड़ना है लड़ो। तो पहला वॉर हमारे लिए फ्रूटफुल हुआ, हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए। बट कॉमन मैन वाज लाइक कि लुट गए, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। तो कॉमन मैन की हालत खराब हो गई थी, लुट गए थे कॉमन मैन। क्यों कॉमन मैन लुट गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है वो खर्चा बढ़ा दिया डिफेंस के ऊपर। अब सरकार का पैसा कहां से आता है, लोगों की जेब से, टैक्सेस से, राइट। लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स ही तो होती है ना सरकार की इनकम। तो अब सरकार ने जब अपने खर्चे बढ़ा दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपनी इनकम भी बढ़ानी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के कारण कॉमन मैन की स्थिति खराब हो गई। तो दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियन इंडस्ट्री ने ग्रो किया, बट कॉमन मैन की जो है वो हालत हो गई खराब। तो ये कुछ पीरियड था, हमने इवेंट्स जो है वो कुछ देखे। अब महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी आते हैं इंडिया के अंदर, कहां से आते हैं महात्मा गांधी जी 1915 में, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे। साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी जी इंडिया में साउथ अफ्रीका से आए। उनकी बेइज्जती हुई थी, आपको शायद पता हो, साउथ अफ्रीका में। और ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी किसी इंसान की बेइज्जती होती है ना, तभी वो इंसान जो है वो टॉप पर जा पाता है। तो लाइफ में अगर आपकी कभी भी बेइज्जती हुई होगी तो उसको बिल्कुल लिख लेना किताब पे और बार बार याद करना, क्योंकि वही बेइज्जती आपको सक्सेस की तरफ जो है वो लेकर जाएगी। क्योंकि इनको भगा दिया था ना, इनको उतार दिया था ट्रेन से, फेंक दिया था, बोलो उतरो, नहीं बैठोगे यहाँ पे। तब इनको लगा यार साला, यार साउथ अफ्रीका में मेरी ये स्थिति है, तो मेरे देश में लोगों की क्या स्थिति होगी। ये आ गया साउथ अफ्रीका से इंडिया। एक फैक्ट इनका याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नटाल कांग्रेस जो है वो किसने स्टैब्लिश करी। तो नटाल कांग्रेस इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी ने और इंडियंस के साथ मिलकर जो है वो स्टैब्लिश करी, राइट। अब जब ये आए इंडिया के अंदर, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, यहाँ पर इन्होंने लोकल मूवमेंट जो है वो करना शुरू कर दिया। और यहीं पर ही इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ और वल्लभ भाई पटेल साहब के साथ। तो इनकी मुलाकात जो है वो यहाँ पर हो गई, यानी कि अब ये इंडिया के लीडर से जो है वो मिलना इनका शुरू हो गया, राइट। फिर अहमदाबाद के अंदर 1918 में इन्होंने सक्सेसफुल मिल स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट करी, मिल वर्कर की स्ट्राइक, है ना। फिर एक रॉलेट सत्याग्रह जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि रॉलेट सत्याग्रह जो है वो किससे एसोसिएटेड था, क्या था इस रॉलेट सत्याग्रह में। तो रॉलेट सत्याग्रह में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है वो ब्रिटिश पुलिस जो है वो उठा लेती थी बिना किसी ट्रायल के, क्योंकि आपको पता है जब पुलिस उठाती है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है क्रिमिनल को। तो 1919 के अंदर रॉलेट सत्याग्रह के तहत हम लोग को देखने को मिला कि पुलिस किसी को भी उठा लेती थी। अब ब्रिटिशर का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये लीडर जो उभर कर आ रहे हैं उनको उठाओ और उनको जेल में बंद करो, क्योंकि यही लोग जो है जो लोगों को जो है वो अवेयर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। तो हमारे लीडर्स ने बोला हक लूटने वाले तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो मूवमेंट एक चल रहा था, एक अलग टाइप का मूवमेंट चल रहा था।
लोग जो है वो दूसरे लोगों को, जनता को अवेयर कर रहे थे, और जो भी ब्रिटिशर ने देखा अच्छा ये जनता को अवेयर कर रहा है हमारे अगेंस्ट, रुको उसको पकड़ के जेल में डालो। फिर आपको शायद पता हो 1919 में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, जलियनवाला बाग कांड। जनरल डायर घुसा अमृतसर के एक पार्क में, जलियनवाला बाग में। ना उसने बच्चों को देखा, ना उसने महिलाओं को देखा। लोग वहां पर पीसफुली इकट्ठा हुए थे, किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था, कुछ नहीं था, लाठी तक नहीं थी यार, और गोलियां चलवा दी। जब ये न्यूज इंडिया के अंदर फैली तो लोगों का हो गया दिमाग खराब। फिर इस समय पर गांधी जी को लगा कि यार ये सही समय है जिस समय हम लोग को जो है वो एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अटैक करना चाहिए। बट गांधी जी वॉज लाइक कि यार मुस्लिम्स को कैसे इकट्ठा करें यार, क्योंकि ये इंसिडेंट जो हुआ था इसमें मुस्लिम सिख इन्वॉल्व थे, मुस्लिम सॉरी हिंदू सिख इन्वॉल्व थे, हिंदू एंड सिख। तो उनको लगा कि यार एक और मेजर ग्रुप है मुस्लिम्स का, उनको कैसे इकट्ठा करें। और गांधी जी को मिल गई एक अपॉर्चुनिटी 1920 में। 1920 में यह हुआ कि ब्रिटिशर्स ने खलीफा टर्किश सुल्तान के अगेंस्ट एक हार्श ट्रीटी लगा दी, जिसको लेकर अपसेट होगा इंडियन मुस्लिम्स कि यार हमारे खलीफा, हमारी इस्लामिक स्टेट के खलीफा के ऊपर जो है वो ट्रीटी लगा दी, खलीफा को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। तो एक खलीफा खिलाफत मूवमेंट जो है वो चलने लगा, राइट, खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी को लगा यार ये अपॉर्चुनिटी है। गांधी जी ने खिलाफत एजिटेशन के लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली से बात करी और इन्होंने बोल दिया कि हम सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ने बोला यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है यार, तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, हमारे साथ भी गलत हुआ है, जलियनवाला बाग का इंसिडेंस, और अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज चाहिए हमें। तो गांधी जी को लगा ये बिल्कुल सही समय है कि जिस समय पर एक ऐसी घटना घट गई है कि हिंदूज भी बुरी तरह से एग्रेसिव है, गुस्से में है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मुस्लिम्स भी गुस्से में आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू। टर्की का इशू, टर्की के सुल्तान को हटा दिया, वो भी गुस्से में है। सिख, मतलब इनको लगा कि यार अब ये सही समय है कि बिल्कुल फोर्सफुली जो है वो हालत खराब कर देते हैं ब्रिटिशर्स की, सब एकजुट हो जाते हैं। तो इन्होंने, गांधी जी ने कांग्रेस को बोला कि जाओ एक कैंपेन शुरू करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सब लोगों ने बोला आग लगा देंगे। गांधी जी ने बोला कोई आग नहीं लगाएगा, चुपचाप शांतिपूर्वक नॉन वायलेंस तरीके से जो है वो मूवमेंट करना है। यार गांधी जी ट्रेंड पे चले गए इस चीज के कारण। 1915 में आए, 1920 तक गांधी जी ट्रेंड पे थे। काफी सारे जो लेबर्स थे, गार्डन लेबर्स, चिल्ला रहे थे गांधी जी की जय, गांधी महाराज की जय, नारा चल रहा था गांधी जी का। कुछ लोग तो बोल रहे थे अब ये आ जाए, अब ये समय आ गया गांधी राज का। तो गांधी जी वॉज लाइक क्यों हिला डाला ना, मतलब ट्रेंड पे आ गए गांधी जी, राइट। अच्छा, कुछ कुछ तो ये भी होने लगा कि लोग बाग अपनी खुद की अचीवमेंट को जो है वो गांधी जी को क्रेडिट करते थे। जैसे कि होता है ना कि कई बार हम किसी से मिलते हैं कि और भाई कैसे हो, बस यार आपकी दुआ है, आपकी दुआ से सब ठीक है। तो मतलब आपको लगता है यार मैंने दुआ कब दी। तो इट वाज लाइक सेम कंडीशन विच वाज हैपनिंग कि मतलब गांधी जी वाज लाइक भगवान। काफी सारे पोस्टर भगवान के थे, उसमें गांधी जी की इमेजेस नजर आ रही थी, गांधी जी की फोटो नजर आ रही थी भगवानों के फोटोज में। अच्छा, अति तो तब हो गई जब गांधी जी का नाम लेकर लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये गांधी जी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, गांधी जी ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं। तो गांधी जी वाज लाइक कि भाई मैंने ऐसा कब कहा ये सब करने को। फिर एक हरकत हुई 1922 में, वही मैंने बताया ना, क्योंकि गांधी जी ने थोड़ा ना बोला था पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दो, बट एक वेव हुई कि गांधी जी का मैसेज आया पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दो। लगा दी इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके आग, चौरी चौरा के अंदर। फिर गांधी जी ने बोला कि यार ये लोग साले सुधरेंगे नहीं, बंद करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करो। सो दिस वाज द रीजन कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रेक डाउन हुआ। बात समझ में आई? ये कंप्लीट हुआ टॉपिक नॉन कोऑपरेशन का। अब सुनो, अब इसी समय मिड 1920s में दो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि एक आरएसएस जो है जिसके बारे में आप जानते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो और दो एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जन्म लेते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। यानी कि अब पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होने लगी। अब देखो, हमने टाइम पीरियड कब से डिस्कस कर रहे थे, सोचो 1880s 1890s से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब समय आ गया 1920s का। 1920 में हम लोग को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला, वो खत्म हो गया। 1927 में हमें देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया है। उन्होंने एक समिति स्टैब्लिश करी जिसका नाम था साइमन कमीशन, क्योंकि इसके लीडर जो था वो लॉर्ड साइमन था, राइट। इस कमीशन को हेड कर रहा था लॉर्ड साइमन। और ये कमिटी इसलिए बनाई गई थी कि यार क्योंकि देखो इतने सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए, डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया कि यार कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो इनने एक कमेटी बनाई
सिंपल शब्दों में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का काम था कि इंडिया का फ्यूचर कैसे होने वाला है, पॉलिटिकल फ्यूचर, उसको डिसाइड करो। हम लोगों ने इस कमेटी को ब्लॉक कर दिया। हमने बोला गो बैक साइमन। क्यों बोला गो बैक साइमन? क्योंकि इस कमेटी के अंदर एक भी इंडियन नहीं था। हमने बोला कि साले तुम गोरे लोग बिना हमारी इजाजत के, बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी सहमति के तुम हमारा फ्यूचर डिसाइड करोगे? कौन होते हो भाई तुम लोग हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले? हमने बॉयकॉट कर दिया। सो दिस वाज द रीजन। मतलब पहली चीज तो आपको ये बताना चाहिए कि साइमन कमीशन क्यों बना, तो वो मैंने आपको बता दिया, और बॉयकॉट करने का रीजन भी आपको पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1929 अब हो गया दिमाग खराब, क्योंकि कंटिन्यूअस इन लोग डिमांड कर करके अब थक गए थे यार। अब ये समय आ गया था करो या मरो, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट करी, इतनी डिमांड करी, कुछ हो नहीं रहा था। तो कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंटशिप में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो अनाउंस कर दिया। बोला कि हम तो भाई अब आजाद हैं, साले तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो अब आजादी का दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 का वो दिन था जिस समय हमने आजादी मनाई थी। हालांकि हमें आजादी मिली नहीं थी, बट हमने डिक्लेयर कर दी थी कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम रहो यहाँ पे, रहना है तो, बट हम तो आजाद हैं, हम साले तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हम। तो ये स्थिति हुई थी, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना थोड़ा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हो गया 1928 में। अब देखो गेम, देखो आप, मतलब इतने बेहतरीन बेहतरीन लीडर्स उभर कर आ रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई कि यार एक के बाद एक के बाद एक बम फट रहा है। और वाकई में बम फट भी गया था। आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ना, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर बम फोड़ दिया इन्होंने। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सबसे पहले इन्होंने जो है वो सॉन्डर्स की हत्या कर दी। क्योंकि देखो यार अब गुस्सा आ गया था इनको गुस्सा आया, क्योंकि यार लाला लाजपत राय जी बेचारे चुपचाप शांतिपूर्वक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आपने मार दिया यार। उनके सर पर लाठी पड़ी थी जिसके कारण से जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई तो भगत सिंह का दिमाग खराब हो गया। भगत सिंह ने बोला कि अब तो बताना पड़ेगा। तो इन्होंने जिस पुलिस ऑफिसर सॉन्डर ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, उसको इन्होंने पहले टपकाया 17 दिसंबर 1928। फिर 8 अप्रैल 1929 में, 1929 में, 8 अप्रैल 1929 में इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डाल दिया। अच्छा, बॉम्ब फेंकने का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि किसी को हर्ट हो, किसी को लगे। ये सिर्फ ऐसा बॉम्ब था, सिर्फ आवाज करने वाला, धमाके वाला। बॉम्ब फेंकने का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि लोगों को सुनाओ, कि जो बहरे हैं उनको सुनाओ कि आप जो है वो गलत कर रहे हो हमारे साथ। ये ऑब्जेक्टिव था। और उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बना दिल्ली के अंदर। और काफी सारे रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इसमें थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। अब फिर दांडी मार्च का समय आता है, 1930 का समय। अब देखो डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर 1927 तक हम लोग ने जो है वो देखा कि ये 1929 में जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गया। 1920 के अंदर जो है, मतलब 1930 26 जनवरी 1930 के अंदर भी हम लोग को देखने को मिला इंडिपेंडेंस डे हमने बना दिया, राइट। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उस बीच जो है वो बन गया था, राइट। तो रिवोल्यूशनरी लोग जो है वो आए जा रहे थे। फिर एक गांधी जी ने फिर एक, अब देखो हो ये रहा था कि जितने भी मूवमेंट हो रहे थे, गांधी जी को एक चीज समझ आई कि अभी भी सभी लोग इकट्ठा नहीं हुए यार, एकजुट नहीं हुए, लोगों को यूनाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गांधी जी को लगा कि यार मैं नमक का कानून तोड़ता हूँ, क्योंकि देखो सॉल्ट के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया था, नमक के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया था ब्रिटिशर्स ने। तो गांधी जी ने बोला कि अच्छा बेटा तुमने नमक के ऊपर टैक्स लगाया। गांधी जी का दिमाग चला कि यार नमक एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रिच भी खाते हैं, यानी अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, राइट। हर प्रकार की जाति, धर्म, हर प्रकार के लोग इंडिया के अंदर खाते हैं नमक। तो नमक एक ऐसी चीज है लोगों को यूनाइट करने की, तो इसलिए इन्होंने नमक को चूज किया। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि गांधी जी ने नमक को क्यों चूज किया, तो इसीलिए चूज किया कि लोगों को यूनाइट करें, कि सभी लोग नमक आंदोलन में एक साथ इकट्ठे हो जाएं। और हुआ यही। काफी सारे इंडियन जो पीपल थे वो सब इकट्ठे हुए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करती थी उसके अंदर इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया।
गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस होंगे और उस इलेक्शंस के दौरान 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस आ गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। अब कहानी होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब ब्रिटिशर्स की हालत खराब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडिया से मना कर दी, क्योंकि यहां पर इंडिया का पॉलिटिकल एसोसिएशन अच्छा डेवलप हो गया था। लोग जो है वो पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात मानने लगे थे इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स को लगा अब स्थिति गंभीर है, क्यों ब्रिटिशर ने बोला इंडियन लीडर से कि यार हमारी हेल्प कर दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हमने मना कर दिया, नहीं करेंगे, मतलब प्लीज यार कर दो यार। फिर हम लोग चलो ठीक है कर देंगे, बट जैसे ही वॉर खत्म होता है तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग नहीं रहोगे यहाँ पे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिशर ने बोला मैं लिख के देता हूँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस दूंगा, हेल्प कर दो। तो हमने जब हेल्प करी, बट गांधी जी को लग रहा था यार कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ये इतनी सी चीज से साले जाने वाले हैं नहीं। तो हमने जो है वो एक गेम खेल दिया। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट बीच में, मतलब मिड ऑफ द वॉर क्विट इंडिया मूवमेंट जारी कर दिया। गांधी जी ने बोला डू और डाई। कांग्रेस ने बोला गांधी जी क्या बोल रहे हो डू और डाई। गांधी जी ने बोला वेट भाई, करो या मरो, बट लड़ना नहीं है, वॉयलेंस नहीं करना है, शांतिपूर्वक नॉन वॉयलेंस के साथ करना है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अच्छा, उस बीच एक और प्रॉब्लम आ गई। जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पूरा फोर्स कर दिया था हमने कि इंडिया छोड़ के तुम लोग जाओ। उस समय सबसे बड़ा इशू कर दिया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन लेकर आ गई, उसने बोला कि यार हमें अपने में मत मिलाइए, हमें एक अलग टेरिटरी चाहिए, एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए। कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं, कोई सेपरेट टेरिटरी जो है वो नहीं दी जाएगी। फिर हुआ ये कि एक कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मेंबर का मिशन था, दिल्ली भेजा गया था ये जांच करने के लिए कि अब इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का इशू चल रहा है, एक सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड चल रही है। इंडिया जो है वो, मतलब कांग्रेस जो है वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है। बट फिर हुआ यही, अल्टीमेटली हम लोग को देखने को बोला, मुस्लिम लीग ने बोला, जैसे कि 26 जनवरी 1930 कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था ना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था कांग्रेस ने कि भाई हम आजाद हो गए। याद है आपको, अभी पढ़ा मैं अपन ने। वैसे ही पाकिस्तान ने हरकत कर दी, मतलब मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान नहीं मुस्लिम लीग ने हरकत करी। इसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो घोषित कर दिया और इस दिन हो गए दंगे। कलकत्ता के अंदर बहुत सारी जगहों में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अब इस चीज को देखकर कांग्रेस वर लाइक कि भाई ये क्या कर दिया तूने। अब ऑब्वियस ही बात है कि अब तो होना ही था, पार्टीशन होना ही था। फिर इतनी मौतें देखने के बाद, इतनी स्थिति खराब देखने के बाद बोला कि चल ठीक है पाकिस्तान ले लो, और ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बाद में जाकर फिर वो पाकिस्तान की टेरिटरी छूट गई, क्योंकि आपको पता है कि जो आज की डेट में बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो ये पूरा गेम हम लोग को देखने को मिला। तो इसी के साथ चैप्टर 9 जो था द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, क्लास 8th NCERT का, वो फिनिश होता है। ये पूरे इवेंट्स थे। और अगर आपको पूरी चीज़ डिटेल में चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू जो है वो पूरे चैप्टर का दिया, बट अगर आप प्रॉपर नोट्स के साथ पूरी तैयारी अपनी करना चाहते हो तो हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन है झासर अकेडमी फॉर IAS, और यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी चलती हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ का पूरा कोर्स GS पेपर 1 2 3 4 कंप्लीट 12 महीने में आपका कवर करवाया जाएगा। 1 साल का पूरा बैच है ये। इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो कोर्स अवेलेबल, ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो इसका भी हिंदी में हो रहा है और नोट्स अभी इसके इंग्लिश में जो है वो नोट डाउन करवाए जा रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स के बैच में इंग्लिश हिंदी दोनों ही हैं। इस बैच के अंदर आपको प्रॉपर PDF जो है वो मिलती हैं, डेली, मतलब डेली PDFs करंट अफेयर्स की, मंथली मैगजीन मिलती है, मंथली MCQ मिलते हैं। टोटल 200 MCQs जो आपको जो है वो मंथ के एंड पे जो है वो मिलते हैं इसके अंदर। और आप इस बैच को जब भी ज्वाइन करते हैं तो पुराना पूरा जितना भी मटेरियल है 2021-20 का जो भी है, तो वो पूरा का पूरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी ये टेस्ट सीरीज है हमारी, 2100 प्लस, ये क्वेश्चन नहीं है, 2100 प्लस टेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और कंप्लीट अपनी तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।